गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं ज्योग्राफी में आज क्लाइमेटोलॉजी पर। इसके पहले हमने 3 कक्षाएं ली है, जिसमें पहली कक्षा सिलेबस की थी और 2 कक्षाएं थ्योरी की थी, जिसमें हमने अक्षांश और देशांतर, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कंप्लीट किया है। पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चाएं की है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी को, क्योंकि यह सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत समझने योग्य है, जिसमें आपको फैक्ट थोड़े बहुत याद करने पड़ते हैं, बाकी मैक्सिमम चीजें आप कंसेप्चुअली इस फैक्ट, इस पूरे के पूरे टॉपिक में समझ सकते हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी में। पहला टॉपिक वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। बस उसके पहले 1 मिनट का समय हम आप लोगों का पुनः लेंगे। जो विद्यार्थी इस समय 2024, 25 या 26 की प्लानिंग के तहत तैयारी कर रहे हैं, 27 के तहत तैयारी कर रहे हैं, वे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ, सबसे टॉप एजुकेटर्स के साथ। मिनिमम गेट अप टू 50% डिस्काउंट इस समय आपको मिल रहा है एमके लाइव रिफर कोड के साथ 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर। संघर्ष आपका साथ हमारा इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन जीएस सी सेट, जिसमें आपको दोनों कवर कराया जाएगा। संडे के दिन 24 सितंबर को अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट टेस्ट लिया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। कई सारे प्राइज जीत सकते हैं आप, लैपटॉप जीत सकते हैं, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, रैंक 6 to 10 वालों को वॉच का गिफ्ट मिलेगा, टॉप 50 वालों को लाइब्रेरी, इसके अलावा अमेजोन वाउचर्स, कई प्रकार के गिफ्ट मिलेंगे। 3000 रुपए तक के फ्री प्रीपेड रिचार्ज ऑन योर मोबाइल, ये सारी चीजें लगभग 10 करोड़ रुपए तक के प्राइसेस, 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं और YouTube पर हमारी कल क्लास इकोनॉमी की होगी, पर कल स्पेशल कक्षाओं को भी हम अरेंज करेंगे, जल्द ही आपके सामने उसका टाइम टेबल दे देंगे। जो 2023 का मेंस का पेपर होने वाला है 12:30 बजे, 15 तारीख को निबंध का विश्लेषण, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, 16 और 17 तारीख को। और इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की किताब हम पहली बार किताब कवर करवाएंगे, स्पेक्ट्रम और एम लक्ष्मीकांत की। आइए शुरुआत करते हैं क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान की। एक बार सभी लोग मेरे साथ टाइटल लिखेंगे, क्योंकि सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। जलवायु विज्ञान में अभी हम मौसम और जलवायु का अंतर नहीं, सबसे पहला टॉपिक इस बार वायुमंडल का संगठन, दूसरा टॉपिक वायुमंडल की संरचना, तीसरा टॉपिक मौसम और जलवायु, चौथा टॉपिक तापीय प्रतिलोमन, थर्मल या टेम्परेचर इन्वर्जन, हीट बजट, उष्मा बजट की हम चर्चाएं करेंगे इसी में, हीट बजट के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। फिर हीट बेल्ट की बात कर लेंगे, दाब पेटियों की बात करेंगे, विंड पवन और पवन के उत्पत्ति के कारकों को देखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। 10वां टॉपिक जेट स्ट्रीम, 11वां टॉपिक एयर मास, फ्रंट वाताग्र, जल चक्र और बादल, चक्रवात और प्रति चक्रवात। फिर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, विश्व के जलवायु प्रदेश, मिसलेनियस। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले हम वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना पर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आप नोट कर सके। कभी भी पहले सिलेबस प्रॉपर तरीके से नोट करना चाहिए।
फिर दूसरे में हम अगले जो 7 टॉपिक है, विंड, फैक्टर ऑफ ओरिजिन्स ऑफ विंड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी विंड, जेट स्ट्रीम, एयर मास, फ्रंट, वाताग्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, विश्व के जलवायु प्रदेश, मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमारी टीम के द्वारा बनाए गए प्रश्न। लगभग 18 टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 टॉपिक 3 टॉपिक कवर हो जाए तो 7 से 8 कक्षाएं लगेगी, लेकिन कुछ जगह ज्यादा कक्षाएं लगती है। जैसे कोपेन में एक क्लास में पूरी एक क्लास लगेगी कोपेन के लिए, साइक्लोन 1 या 2 दिन लग सकते हैं, बाकी जगह पर तो एक एक दिन में हो जाएंगे कई सारी चीजें। विंड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी विंड के लिए 2 से 3 कक्षाएं लगेगी, बाकी एक एक दिन की कक्षाओं में चीजें हो जाती हैं। आइए सबसे पहले वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ वायुमंडल। अगर हम बातचीत करें कि वायुमंडल का संगठन मतलब वायुमंडल किससे मिलकर बना है, वायुमंडल के अवयवी तत्व क्या है, तो सबसे पहले तो वायुमंडल में गैसें हैं। वायुमंडल में गैसें हैं। वायुमंडल में गैसें 3 प्रकार की है। एक है स्थायी या अपरिवर्तनशील गैसें, मतलब ऐसे गैसेस, ऐसी गैस जिसका परसेंटेज बदलता नहीं है, जिसमें हम अभी अगर बातचीत करें तो नाइट्रोजन लगभग 78% है और ऑक्सीजन लगभग 21% है, मतलब 99% इन गैसों की मात्रा में परिवर्तन नहीं आता। दूसरी होती है वेरिएबल, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील जिनकी मात्रा बदलती रहती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और तीसरी होती है अक्रिय या निष्क्रिय गैसें, ऐसी गैसें जिनका किसी प्रकार का रिएक्टिविटी नहीं होता है। ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन तो हम कहेंगे नहीं के बराबर, लेकिन ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये गैसें भी हमारे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में मिलती है। गैसों का अगर हम बातचीत करें कि कितना वास्तविक गैस मिलता है, तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखा दे रहा हूं, या आपको याद रखना चाहिए टेबल। ये वाला जो टेबल है 78.8%, 08 है ये, 78.08%, 20.95%, 0.93%, मतलब सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन। ये दोनों की दोनों, ऑर्गन और नियॉन निष्क्रिय गैसें हैं, ये परिवर्तनशील हैं और ये स्टेबल है, स्टेबल गैसेस के रूप में रखी जाती हैं। तो एटलीस्ट 5 तक की चीजें आप अगर याद रखें तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब कुछ फैक्ट मैं बता दे रहा हूं। फैक्ट आप डब्बे में जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो नोट्स बनाते समय हमेशा ही यहां पर एक कॉलम बनाया करिए और लिखा करिए मेरी मर्जी, मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा वहां लिख सकते हैं, बाकी मेन जगह पर मैं जो बताऊंगा वही लिखना। जैसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में मतलब इस पृथ्वी पर अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस, तो नाइट्रोजन है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है, सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला एलिमेंट पृथ्वी पर, पृथ्वी के खास करके भूपर्पटी पर, तो कुछ फैक्ट मैं बता दे रहा हूं।
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस या तत्व नाइट्रोजन है, लेकिन क्रस्ट पर, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व लाल लालियो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। भूपर्पटी अगर आपको अभी कुछ ना समझ में आ रहा हो तो क्रस्ट बस इतना याद रखना शब्द के रूप में। सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है क्रस्ट पर। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में, यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस या तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व हाइड्रोजन है। आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन क्यों इतनी मात्रा में होगा? क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह पर है। भूपर्पटी में कई ऑक्साइड है, पानी उपस्थित है, उसमें ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मिलने वाला जो तत्व है वो नाइट्रोजन है, लेकिन क्रस्ट पर, भूपर्पटी पर मिलने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व ऑक्सीजन है। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में मिलने वाला सर्वाधिक तत्व हाइड्रोजन है, क्योंकि जब पहली बार बिग बैंग की घटना हुई होगी तो जब बिग बैंग की घटना के बाद सारे मूलभूत कण बिखरे होंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में शांति जब हुई होगी, ठंडा जब हुआ होगा तो हाइड्रोजन ही बना होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही तो उसमें होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जोड़ी जहां बन गई वहां बन गया होगा हाइड्रोजन। इसलिए यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन मिलता है। क्या यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है? आप अगर परसेंटेज वाइज लिखेंगे तो ये 78.08% ऑक्सीजन, 20.95%, लगभग 99%। उसके बाद फिर ऑर्गन 0.93% है। ऑर्गन की मात्रा पर ध्यान देंगे कि ऑर्गन सबसे तीसरे नंबर में मिलने वाली गैस है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.38%। कार्बन डाइऑक्साइड इस समय 0.38 की जगह पर 0.040% लिख देना। औद्योगिकरण से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.028% थी। औद्योगिकरण से पहले। औद्योगिकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.33% हुई और वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लाल लालियो 0.40% हो चुकी है। और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने एक परिवर्तनशील गैस के रूप में रखा था। तो वापिस अपने कंसेप्ट पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इधर ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज। कंपोजिशन पर हम बातचीत कर रहे थे। वायुमंडल में गैसें मिलती हैं, स्थायी, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। ये दो गैसें हैं। परिवर्तनशील में कार्बन डाइऑक्साइड मेनली परिवर्तनशील गैस है। और परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील सभी गैसों का एक टेबल बना देना, जिसमें मैंने आपको टेबल भी दिखा दिया है। नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर नियॉन नाम की गैस मिलती है। तो यह आपको पता होना चाहिए टॉप 5 गैसें कौन सी हैं, परिवर्तनशील कौन सी है। परिवर्तनशील मतलब जिसकी मात्रा बदलती रहती है। और फिर अगर हम बात करें अक्रिय गैस, तो कंपोजिशन में पहले मिलती है गैसें। पर क्या वायुमंडल केवल गैसों से मिलकर बना है? तो नहीं। वायुमंडल में वाटर वेपर भी मिलता है, जलवाष्प भी मिलता है बड़ी मात्रा में। इस वाटर वेपर को हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं। अगर आप किसी कमरे में, किसी कक्षा में बहुत सारे बच्चे जमा हो जाए तो कुछ समय के बाद उस कमरे में सफोकेशन हो जाता है, क्योंकि वायु में गैस की मात्रा कम और वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है। उसके कारण गैसों की गतिशीलता में कमी आती है और आपको दम घुटू, सफोकेशन की स्थिति निर्मित होती है। तो वायुमंडल का दूसरा घटक क्या है कंपोजिशन में? वाटर वेपर है। और यह भी एक परिवर्तनशील चीज है, यह भी एक परिवर्तनशील घटक है, परिवर्तनशील घटक है। इसकी मात्रा तीव्रता से, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्टेबल हो सकती है, लेकिन वाटर वेपर की मात्रा हर घंटे, हर दिन बदलती रहती है। तो वाटर वेपर दूसरा घटक है वायुमंडल का। और वायुमंडल में तीसरा क्या मिलता है हमें?
तो वायुमंडल में तीसरे हमें मिलते हैं धूल कण, पर्टिकुलेट मैटर, जिसको हम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी नाम देते हैं। यह भी मात्रा वाइज बदलते रहते हैं। यह PM 2.5, PM 10 के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं इनके डायमीटर के आधार पर। यदि किसी धूल कण का आकार 2.5 माइक्रोमीटर हो, माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है सर? 10 की घात -6 मीटर। 10 की घात -6 का मतलब मीटर में 0.00005 बार और फिर 1, तो इसको कहते हैं 10 की घात -6 मीटर। तो जब किसी धूल का कण, हमारे बालों का साइज 1 माइक्रोमीटर होता है, हमारे बालों से 2.5 गुना मोटी कोई चीज आपको दिख जाए तो उसको कहते हैं 2.5 माइक्रोमीटर। 10 गुना बड़ा मोटा दिख जाए तो 10 माइक्रोमीटर। यह कुछ और नहीं होते हैं भारी तत्वों के ऑक्साइड्स होते हैं या फिर कार्बन के अवशेष होते हैं। इसमें भारी तत्व के रूप में कोबाल्ट, क्रोमियम ऐसे तत्व भी मिलते हैं। तो फिलहाल में अगर मैं आपको बताऊं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा है जो वास्तविक रूप में पृथ्वी के घूमने के साथ साथ खुद भी घूमता है। इस वायु के घेरे में अधिकतर वायु नीचे की ओर है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के कारण, और बहुत कम मात्रा में वायु ऊपर की ओर मिलती है। हमारा वायुमंडल 3 तरीके की चीजों से मिलकर बना है। पहली है गैसें, जो 3 भागों में बांटी जाती हैं, स्थायी या अपरिवर्तनशील, दूसरी परिवर्तनशील, तीसरी निष्क्रिय। हमने देखा कि उनकी मात्राओं में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है ऑर्गन, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड और 5वें नंबर पर नियॉन। फिर हमने बातचीत की कि इसके अलावा हमारे वायुमंडल में वाटर वेपर मिलता है जो सबसे ज्यादा परिवर्तनशील होता है, और फिर पर्टिकुलेट मैटर या धूल कण मिलते हैं, डस्ट पार्टिकल मिलते हैं। इन डस्ट पार्टिकल के कारण ही वायुमंडल दोपहर के समय नीले रंग का, आसमान दोपहर के समय नीले रंग का दिखाई देता है। इस धूल कण के कारण ही सुबह के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। वास्तविक रूप में ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, जिसको हम पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं, ये हमारे वायुमंडल में ठोस कण के रूप में उपस्थित होता है। मतलब हमारे वायुमंडल में गैसें होती हैं, हमारे वायुमंडल में वाटर वेपर होती हैं, या जलवाष्प होता है, लिक्विड के रूप में कहिए, सॉलिड के रूप में कहिए, गैस के रूप में कहिए। बादल में लिक्विड और सॉलिड मिलेगा, और जनरली वाटर वेपर हवा में मिलता रहेगा। और फिर ठोस कण भी छोटे छोटे कणों के रूप में, जिन्हें पर्टिकुलेट मैटर या फिर इन्हें निलंबित कण भी कहा जाता है हिंदी में, ये हमारे वायुमंडल का निर्माण करते हैं। हमारे वायुमंडल के निर्माण में इनका अहम योगदान होता है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, क्या सभी लोगों को यहां तक की बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं वायुमंडल का संगठन। इस वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसकी मात्रा के बदलने के कारण सभी मौसमीय घटनाएं होती है। ये जो जलवाष्प की मात्रा है, यही बादल बनने के लिए, तूफान आने के लिए, हवाओं की गति के लिए और कई अन्य कारकों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर का निर्माण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि परिवर्तनशील कारक है, ओजोन जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण चेंजेस आते हैं। तो हम इसके भी प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन ये है वायुमंडल का संगठन। संगठन मतलब वायुमंडल किससे बना है? जैसे आपके परिवार का संगठन, तो आपके परिवार में आप कहेंगे सर मैं हूं, माता पिता है, भाई है, बहन है, ये वायुमंडल का जैसे परिवार का संगठन है। दादा दादी है तो ये परिवार का संगठन है। संगठन मतलब किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है। अब लाल लालियों हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल की संरचना। दूसरा टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायु एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना, संरचना का मतलब होता है कि वहां पर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसा है। हमारे वायुमंडल को यदि हम तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर समझे,
तो टेम्परेचर के आधार पर हमारे वायुमंडल में 5 परतें मिलती हैं अलग अलग। 5 लेयर से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है। अगर संरचना वाइज हम देखें तो संरचना का मतलब, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वायुमंडल में कहां पर क्या है। सॉरी, संरचना का मतलब जैसे कि आपके स्कूल की संरचना में हम क्या कहेंगे, तो स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल है, टीचर का अलग है लेवल, प्रिंसिपल का अलग लेवल है, फिर स्कूल में हो सकता है चपरासी भी हो, फिर स्कूल में विद्यार्थी हो, तो ये अलग अलग लोग हैं, तो हम इसको संरचना में डिवाइड करते हैं। वायुमंडल की संरचना में जो नीचे से पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, तो हमें लगभग 1600 किलोमीटर तक हम मानते हैं कि वायुमंडल है। 1600 किलोमीटर तक मानते हैं, लेकिन वो सब मानने की बातें, अब हम देखेंगे सारे फैक्ट। इसमें 5 परतें हमें नीचे से ऊपर की ओर मिलती है। पहला मिलता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। दूसरा मिलता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा मिलता है, 5 में तीसरे नंबर पर आएगा मध्य मंडल, मीजोस्फियर। चौथे नंबर पर आएगा आयन मंडल, आयनोस्फियर। पांचवें रूप में आएगा आयतन मंडल या बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर के नाम से रखा जाता है। तो हमें अब वायुमंडल की संरचना समझनी है और एक एक लेयर को हम समझेंगे बारीकी से। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक पृथ्वी के बारे में एक ऐसा चित्र बना दें, ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है और ये पोल है, दोनों तरफ ध्रुव है। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अक्षांश और देशांतरों को, तो सभी को इतना तो पता है कि सूर्य प्रकाश कर्क और मकर रेखा के बीच में पूरे साल भर रहता है। तो इस जगह पर पूरी जो हवाएं हैं, अधिकतर हवाएं जो इस जगह पर हैं, वह गर्म होकर ऊपर उठती हैं और यह गतिशीलता के कारण वायुमंडल के पहली परत की ऊंचाई सूर्यातप के कारण विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर की होती है। टाइटल डालेंगे आप लोग क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, वायुमंडल की पहली परत, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। सेकंड पॉइंट, इट्स हाइट एट इक्वेटर इज 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की ऊंचाई इक्वेटर पर है, लेकिन क्योंकि पोल पर तापमान की कमी के कारण हवाएं ठंडी हो जाती है और ठंडी हवाएं भारी होती है और भारी होने के कारण वो नीचे गिरती है। ठंडी हवाएं भारी होने के कारण नीचे गिरती है, तो महोदय यहां पर इस परत की जो ऊंचाई होती है मात्र 8 किलोमीटर की होती है। तो दूसरा पॉइंट, विषुवत रेखा पर इस परत की ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इस परत की ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर की होती है। अब उसका रीजन अगर आप मुझसे पूछना चाहे तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि इस परत में सूर्यातप के कारण, हवाओं के गर्म होकर ऊपर उठने के कारण यहां पर ऊपर तक गतिशीलता बनी रहती है। अब अगर मैं इस परत की आपको औसत ऊंचाई पूछूं, तो औसत ऊंचाई कैसे निकालोगे? एवरेज ऊंचाई कैसे निकाली जाती है? एवरेज का मतलब अधिकतम और न्यूनतम की बात कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 26/2। हम कहेंगे कि महोदय इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर की होती है। तो पॉइंट वाइज पहला पॉइंट मैंने बताया फर्स्ट लेयर है, दूसरा पॉइंट 18 और 8 किलोमीटर का, तीसरा पॉइंट इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर की मानी जाती है। इस परत की खासियत क्या है? सर, इस परत की खासियत है कि जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर हम इस परत में जाएंगे तो ऊपर तापमान में गिरावट होती है। तापमान में यह गिरावट
हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और इस तापमान के गिरने को हम लोग सामान्य ह्रास दर कहते हैं। सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं भाई। इसको शॉर्ट फॉर्म में NLP नाम दिया जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है इस पहली परत को। सामान्य ह्रास दर, यहां जो तापमान में ऊपर जाने पर गिरावट होती है। किसी ने कहा सर तापमान क्यों गिर रहा है? क्योंकि ऊपर जाने पर वायु की सघनता कम होती है, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, देयरफॉर सनलाइट जो सूर्य प्रकाश है उसका एब्जॉर्प्शन अवशोषण कम होता है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। आपको आज एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो शायद आज पहली बार पता चलेगा। तो सर इसका मतलब क्या ऊपर सूर्य से नजदीकी भी तो है उसकी? मुझे बताए कि ठीक है यहां सघनता कम है, लेकिन यहां पर नजदीकी सूर्य से ज्यादा होने के कारण गर्म तो ये होनी चाहिए थी और गर्म तो ये हो रही है, लेकिन ज्यादा। ऊपर तो ठंडा हो जा रहा है सर, ये कैसे? ठीक है आप कह रहे हैं कि सघनता कम होती है, मैं मान लेता हूं आपकी बात की सघनता कम होती है, लेकिन फिर भी दूरी का भी तो प्रभाव पड़ेगा। क्या इस सवाल का जवाब कोई लाल लाली दे सकता है? ठीक है, सारी कक्षाओं में सारे मास्टरों ने बोल दिया कि ऊपर डेंसिटी कम होती है, सघनता कम होती है, इसलिए तापमान गिर जाता है। मान लेते हैं सर आप सच बोल रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दीजिए। सूर्य से नजदीकी होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा उस पर? क्या सूर्य से नजदीकी होने के कारण वहां पर ऊष्मा में कोई प्रभाव नहीं आया होगा? क्या जवाब दोगे लाल लालियो? मैं जानना चाहूंगा कितने लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। किसी का भी जवाब अभी तक आया नहीं है, और शायद आज पहली बार पता चलेगा। मैं ये दावा कर रहा हूं, मेरी ये क्लास जब आप ले रहे हैं तो आज पहली बार आपको पता चलेगा कि सर ये तो आज पहली बार ही पता चला। रियलिटी में हमारा वायुमंडल, खास करके क्षोभ मंडल वाली जो परत होती है ना लाल लालियो, जो ट्रोपोस्फियर की लेयर होती है, जो क्षोभ मंडल की परत होती है, वह सूर्य की आने वाली किरणों को अवशोषित नहीं करती है। वो सूर्य के आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब करती ही नहीं है। वायुमंडल, बादल कर सकते हैं लेकिन वायुमंडल एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। फिर सर वो कैसे गर्म हो रहा है? वो केवल धरातल के निकलने वाले, धरातल जब वो जमीन उस जगह से सूर्य प्रकाश चला जाएगा, रात का समय, शाम का समय शुरू होगा, तो वो सतह अपनी ऊष्मा दिन भर की जो कैप्चर की थी उसको छोड़ेगी, और उस छोड़ने वाली ऊष्मा के कारण ये परत गर्म होगी, और इसी कारण से नीचे की परत ज्यादा गर्म और ऊपर की परत ठंडी होती है। सूर्य प्रकाश के मिलने के कारण वो परत गर्म नहीं होती है। ये बड़ा अद्भुत है कि हमारा क्षोभ मंडल पृथ्वी के विकिरण से, पार्थिव विकिरण से, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ही गर्म होता है वायुमंडल। सूर्य प्रकाश के विकिरण से डायरेक्ट गर्म नहीं होता है। कितने लोगों को आज अब पूरी तरह से बात समझ में आ गई? दो बातें, पहली कि नीचे वायु की सघनता ज्यादा इसलिए वो गर्म है नीचे और ऊपर ठंडा है, लेकिन रियलिटी में वायुमंडल की निचली परतों में गर्म होने के लिए ऊपर का सूर्य प्रकाश कुछ नहीं करता है, बल्कि जमीन से निकलने वाली जो पार्थिव विकिरण है वो उस वायुमंडल को गर्म करती है। और इसीलिए हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री से तापमान कम हो जाता है, या हर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होने के लिए 165 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि जो लोग ऊंची बिल्डिंगों पर रहते हैं उन्हें ऊपर गर्मी कम लगती है। जो बुर्ज खलीफा हैं
अगर वहां कोई सबसे ऊपरी मंजिल पर रहेगा तो इमेजिन करिए कि बुर्ज खलीफा में जमीन का तापमान यदि 30 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर का तापमान 6.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री सेल्सियस होगा। जो व्यक्ति ऊपर 1 किलोमीटर चला जाएगा वहां सोचिए कि 6.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान में कमी आएगी। भविष्य में 2-2 किलोमीटर ऊंची अगर इमारतें बन गई, 2-2 किलोमीटर ऊंची अगर इमारत बन गई लाल लालियों, तो इमेजिन करिए कि सबसे ऊपरी मंजिल का तापमान कितना कम हो जाएगा। अद्भुत रहेगा ये। क्षोभ मंडल में अभी रुकना नहीं, क्षोभ मंडल में अभी बहुत सी बातें हैं जो बताने जा रहा हूं मैं। क्षोभ मंडल में 4 पॉइंट आपने लिख दिए हैं। 5वां पॉइंट मैंने लिखवाया सामान्यता ह्रास दर। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट आप लिखेंगे कि इसकी ऊपरी सीमा को, जहां क्षोभ मंडल मिलता है उस ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कहते हैं। ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कहते हैं। और 6वां पॉइंट, इसे जलवायु का स्टेज कहा जाता है। जलवायु का स्टेज शो मतलब जैसे हम इसको कहते हैं रंगमंच, इसे मौसमी घटनाओं का रंगमंच कहते हैं। इस पृथ्वी पर बिजली का चमकना, बादल का मतलब आवाज देना, बिजली का चमकना, थंडर स्टोर्म, जिसमें बादल के गरजने, बिजली के चमकने की घटना एक साथ होती है, बादलों का बनना, बारिश का होना, तूफान का आना, चक्रवातों की घटना का होना, ये सब मौसमी घटनाएं, ओले गिरना, बर्फबारी होना, ये सब घटनाएं केवल इसी परत में होती है और इसीलिए इसको मौसमी घटनाओं का रंगमंच कहते हैं। मौसमी घटनाओं का रंगमंच। फिर यहां पर एक आखिरी बात, तापमान, ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। तो लाल लालियों, यहां पर 18 किलोमीटर, यहां पर लगभग ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर की ऊंचाई होने के कारण अगर हम बातचीत करें तो इस परत के सबसे ऊपरी भाग का जो तापमान है वो -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जो विषुवत रेखा पर ऊंचाई है 18 किलोमीटर की, तो इसकी क्षोभ सीमा का जो तापमान है वो 80 डिग्री माइनस में चला जाता है, -80 डिग्री। और ध्रुवों पर क्योंकि ऊंचाई कम है इसलिए -45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाता है। इस परत की सबसे ऊपरी सीमा, क्षोभ सीमा का तापमान कम होते होते -80 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और इसकी क्षोभ सीमा का तापमान जो ध्रुवों पर है, क्योंकि ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर की है, -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह वायुमंडल की पहली परत है। अब मैं इसके लिए एक चित्र और बना रहा हूं। यहां पर हम ऊंचाई लिखेंगे, ये विषुवत रेखा है और यह ध्रुव है, पोल है। यहां तापमान भी लिखेंगे। यहां पर इसकी ऊंचाई और ऐसा चित्र बनाएंगे। ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई, ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई। इसका नाम क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज है। यहां पर ही बादल बनेंगे लेकिन इसके नीचे बनेंगे, इसके ऊपर कुछ घटनाएं नहीं होती। बारिश की घटनाएं, साइक्लोन की घटनाएं सब यहीं पर मिलेगी। जो भी घटनाक्रम होना है सब यहीं पर होगा। यहां का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होगा और यहां का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ऊपर जाने पर तापमान में कमी आएगी। ये पहली परत के बारे में जानकारी है। यहां पर वाटर वेपर, यकीन मानिए कि लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 90% वाटर वेपर, मतलब पूरे वायुमंडल में
जितना जलवाष्प है ना, जितना जलवाष्प है 90% वाटर वेपर मात्र 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। यहां कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ाए जाते। वो इसीलिए नहीं उड़ाए जाते क्योंकि यहां अनस्टेबिलिटी या फिर एक तरीके से मौसमी घटनाएं होती रहती है, और इसीलिए वायुमंडल यहां पर इसके ठीक ऊपर हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। मतलब क्षोभ सीमा के ऊपर ही हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। आइए अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूं वायुमंडल की दूसरी परत से, जिसका नाम है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ सीमा से, क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मतलब अगर हम कहें क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर, या क्षोभ सीमा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे तो सतह से लिख लीजिएगा। सतह से लिख लेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन खत्म रहेगा, नहीं तो फिर मुझे और सेंटेंस बड़ा लिखना पड़ेगा। पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पहचान है इसकी? यहां ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है सर, कैसे पहचाने कि हम दूसरी परत में आ गए? तो बड़ा सिंपल कैरेक्टर है लाल लालियो। जैसे ही इस पृथ्वी में पहली परत खत्म होगी तो आपको अब नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटेगा नहीं बल्कि बढ़ रहा होगा। नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ रहा होगा। आप कहेंगे कि यहां पर ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर क्यों तापमान क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहां पर इस जगह पर एक विशेष परत मिलती है जिसको जीवन रक्षक परत भी कहते हैं। इसी में आपको मिलती है ओजोन लेयर, ओजोन परत, जो लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य मिलती है, जिसमें 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सघनता सबसे ज्यादा होती है। और इसी ओजोन के कारण यहां तापमान ऊपर जाने पर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया, जब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सनलाइट को यहां एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ओजोन के मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो हीट रिलीज करते हैं, और जितना ज्यादा ओजोन बनेगा उतनी हीट रिलीज होगी। इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहां पर एक प्रकार से ऊष्मा के मुक्त होने के कारण तापमान में वृद्धि होती है। यह ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया को चैपमैन चक्र के द्वारा समझाया जाता है, चैपमैन साइकिल के द्वारा। इस परत में याद रखिएगा कभी कोई बादल नहीं होंगे, बिल्कुल शांत परत होगी। क्योंकि बादल तो तभी बनेंगे, बादल तो तभी बनेंगे जब ऊपर जाने पर हवा ठंडी हो। यहां तो हवा गर्म हो रही है, गर्म होगी तो हवा और ऊपर उठेगी, और यहां कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। इसलिए लाल लालियो, हवाई जहाज इसी परत में उड़ाए जाते हैं। हवाई जहाज इसी परत में, जेट हवाई जहाज इससे थोड़े ऊंचे, लेकिन याद रखिएगा हवाई जहाज ओजोन परत के नीचे ही रखे जाते हैं। क्योंकि अगर हवाई जहाज को ओजोन परत के ऊपर लेकर चले गए आप लोग, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी जो हवाई जहाज में बैठे हैं। जनरली जो भी एरोप्लेन चलाने वाले पायलट हैं, जो भी एयर होस्टेसेस होती हैं, वे विशेष प्रकार की क्रीम उपयोग करती है, क्योंकि वो बार बार कम ओजोन वाली जगह से गुजरते हैं, इसलिए उन्हें डर तो रहता है थोड़ा बहुत। जो लोग हवाई जहाज में बैठे वो खिड़की के पास चले जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा थोड़ा सावधानी बरतिएगा। अगर ज्यादा ऊंचाई पर चले गए तो प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है।
ओजोन की परत को डॉप्सन में मापा जाता है, लेकिन अभी इस पर हम बात करेंगे कि यह शांत परत है, इसीलिए सारी चीजें इसी में होती है, मतलब हवाई जहाज को इसी परत में उड़ाया जाता है। पांचवा, क्योंकि यहां तापमान बढ़ रहा है तो इसकी जो ऊपरी सीमा है उसे समताप सीमा कहते हैं, समताप सीमा। ये ओजोन की परत क्यों जरूरी है? हमारी रक्षा करती है अल्ट्रा वायलेट सी और अल्ट्रा वायलेट बी से, क्योंकि ये दोनों की दोनों अल्ट्रा वायलेट खतरनाक होती है। अल्ट्रा वायलेट ए अच्छी अल्ट्रा वायलेट होती है, उसकी शरीर को जरूरत होती है, विटामिन डी बनाने में मददगार होती है, इसलिए यह ओजोन की परत को जीवन रक्षक परत कहते हैं। समताप सीमा जो ऊपरी सीमा है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहां का तापमान बढ़कर अब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहां का तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्योंकि -80 था, -80 अब ये बढ़कर 0 डिग्री पर चला जाता है। अगर आप लोग इसको चित्र के रूप में देखना चाहेंगे तो मैं आपको चित्र वाला दिखा देता हूं। तो यहां पर अब जरा ध्यान से देखना, 50 किलोमीटर की ऊंचाई। अब 50 किलोमीटर की एक जैसी ऊंचाई है, एक जैसी, लेकिन यह अद्भुत है कि इसकी मोटाई ध्रुवों पर ज्यादा होगी और इसकी मोटाई यहां पर कम होगी, क्योंकि यहां पर नीचे की परत में प्रॉब्लम थी इस कारण से। लेकिन यह है बिल्कुल 50 किलोमीटर तक 0 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। इसे समताप सीमा कहेंगे। और यहां पर ही आपको मिलेगी लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन लेयर, ओजोन परत। अब एक बड़ा सवाल आप लोगों से मेरा यह है कि ठीक है सर, आपकी बातें पूरी मान ली, मुझे आप ये बताइए कि इसका नाम समताप क्यों रखा, फिर हिंदी में स्ट्रेटोस्फीयर क्यों रखा, अंग्रेजी में? आप कह रहे हैं कि ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, तो फिर इसका नाम समताप क्यों रख दिया? कोई बता सकता है कि वाई वी कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर? इसका नाम समताप इसलिए रखा गया है क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर तापमान जरूर बढ़ता है, लेकिन पूरे साल भर इस परत में तापमान में कोई बदलाव नहीं आता, साल भर। मतलब ऐसा ना सोचेगा कि ठंड में ये गर्म हो जाएगी या ठंडी हो जाएगी, गर्म में ये ठंडी या गर्म हो जाएगी, साल भर इसके तापमान में कोई बदलाव नहीं आता है, पूरे साल भर इसका तापमान समान रहता है, पूरे साल भर कोई तापमान चेंजेस नहीं मिलते इसमें। अब आते हैं हम तीसरी परत पर, तीसरी परत जिसका नाम है मध्य मंडल, मध्य मंडल मीजोस्फीयर। तीसरी परत मध्य मंडल, यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, ऊंचाई तक मिलती है। यहां पुनः तापमान में कमी आती है, टेम्परेचर और भी गिरने लगता है। पुनः नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, क्योंकि वायु की सघनता ऊपर जाने पर कम होती है। वही रीजन, नॉर्मल रीजन यही है। तापमान का बढ़ना एक्सेप्शन है,
तापमान का घटना नॉर्मल है। तीसरा, अब इमेजिन करिएगा, सभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। इमेजिन करो कि यहां से थोड़ा भी वाटर वेपर, जलवाष्प यदि गलती से भी यहां चला जाए तो वो वाटर वेपर तो ऊपर जाने पर गर्म होगा और ऊपर उठता जाएगा और वो सीधा पहुंचेगा मध्य मंडल में। वह मध्य मंडल में पहुंचेगा, मीजोस्फीयर में पहुंचेगा और वहां पर अब उसका संघनन होगा। तो कभी कभी थोड़ा बहुत वाटर वेपर यदि क्षोभ मंडल को क्रॉस कर जाए तो फिर वो मध्य मंडल में पहुंच जाता है और मध्य मंडल में पहुंचने पर वह बादल का रूप ले लेता है, क्योंकि यहां पर तापमान में गिरावट थी। संघनन, कंडेंसेशन तभी होगा जब तापमान कम होगा और वो वाटर वेपर पानी में या बर्फ में बदलेगा। इसलिए कभी कभी यहां पर रात में चमकने वाले बादल, खास करके ध्रुवीय क्षेत्र में, उसके आसपास के क्षेत्र में रात में चमकने वाले बादल मिलते हैं, जिसको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहा जाता है। सर क्यों बादल बन रहे हैं? क्योंकि वाटर वेपर अगर क्षोभ मंडल से निकल गया तो फिर समताप मंडल में बादल बनने की गुंजाइश ही नहीं है, फिर वो मध्य मंडल में ही होंगे, फिर वो मध्य मंडल में ही रहेंगे। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहते हैं इनको, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। अगला पॉइंट यहां पर, पुनः तापमान में कमी, रात में चमकने वाले बादल मिलते हैं, चमकने वाले बादल, जिन्हें नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहा जाता है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। यहां पर तापमान गिरते हुए ऊपरी सीमा का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऊपरी सीमा को मध्य सीमा, मेसोपॉज कहा जाता है। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब भी कोई उल्का पिंड गिरता है पृथ्वी पर, उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरता है तो इसी परत में वो आग पकड़ता है। उल्का पिंड अगर कोई पृथ्वी पर गिर रहा है तो उसमें आग लगती है। वो आग लगने की प्रक्रिया इसी परत में शुरू होती है। लेकिन यहां तापमान 1 किलोमीटर या 165 मीटर पर 1 डिग्री कम नहीं होता है, तेजी से कम होता है क्योंकि सघनता बहुत कम है। यहां पर ही उल्का पिंड में आग लगने की घटना होती है। आपको मैं चित्र दिखा रहा हूं, उसी में शायद और क्लैरिटी आएगी। देख लीजिएगा, ये स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत के नीचे जेट चले जा सकते ओजोन के ऊपर तक। फिर ये देख लीजिए कि उल्का पिंड आग पकड़ते हैं, इसी परत में आग पकड़ते हैं उल्का पिंड, मीजोस्फीयर में। और ये रात में चमकने वाले जो बादल हैं ये हमें यहीं पर मिलते हैं, मीजोस्फीयर में। और अब यहां का जो तापमान है, हम देखेंगे कि यहां का तापमान पुनः कम होता जाता है और लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद चौथी परत आती है लाल लालियो। इसके बाद चौथी परत आती है, चौथी परत का नाम है आयन मंडल। आयन मंडल ये लगभग 400 किलोमीटर तक मिलती है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कुछ किताबों में 640 लिखा है, लेकिन 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मिलती है। आयन मंडल, आयनोस्फीयर, इसे ताप मंडल भी कहते हैं, थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर अब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है और इतना तेजी से बढ़ने लगता है लाल लालियो कि यहां के ऊपरी सीमा का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ। सर ये कैसे हो सकता है? यहां तो तापमान घटना चाहिए था। होता है क्योंकि यहां पर आयन का निर्माण होता है, नाइट्रोजन प्लस और नाइट्रोजन माइनस में टूटता है, ऑक्सीजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस में टूटता है सूर्य प्रकाश के कारण।
सूर्य प्रकाश को एच न्यू से दर्शाते हैं। सनलाइट के कारण आयनों की परत मिलती है यहां पर, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी के रिलीज होने के कारण तापमान इतना बढ़ जाता है। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत सी बात है कि इस परत में यदि मैं आपको ले जाऊं और आप उस परत में खड़े भी हो गए तो आपको 1000 डिग्री सेल्सियस अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वायु की सघनता बिल्कुल नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। लाल लालियो, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इन आयनों को पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, इन आयनों को पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड आकर्षित करता है, और इसी कारण से इस ऊंचाई पर, ध्रुवों के पास, इस ऊंचाई पर 400 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई पर ध्रुवों के पास एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है इन आयनों के कारण, जिसको हम ओरोला बोरिवलिस और ओरोला ऑस्ट्रेलिस नाम देते हैं। ऑस्ट्रेलिस दक्षिण में उत्पन्न होने वाले रंगीन प्रकाश को कहते हैं, और ओरोला बोरिवलिस उत्तर में उत्पन्न होने वाले रंगीन प्रकाश को कहते हैं, उत्तर में होने वाले रंगीन प्रकाश को। आइए जरा आपको लाइव दिखाता हूं मैं, ओरोला ऑस्ट्रेलिस और ओरोला बोरिवलिस कैसा दिखता है। यदि आप मुझे कहे डिजिटल बोर्ड मेरे पास है, तो मैं आपको आज ओरोला ऑस्ट्रेलिस और ओरोला बोरिवलिस भी दिखा देता हूं। ये प्रकाश देखिए कितना अद्भुत दिखता है। अगर आप इसको देखेंगे, ये रात के समय ध्रुव पर होता है। यहां पर रिफ्रेश कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा। ये अद्भुत सा वो प्रकाश है जिसको ओरोला बोरिवलिस, ये उत्तरी नॉर्वे में उत्पन्न होने वाला प्रकाश। आप इसको देख सकते हैं, याद रहेगा अब आपको, ये अद्भुत रंगीन प्रकाश होता है ये। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेमोरी बनाने में दिक्कत नहीं जाएगी। किस परत में मिलता है? आयन मंडल में मिलता है। आयन मंडल में क्यों मिलता है? क्योंकि यहां आयन्स होते हैं, इन आयन्स के कारण ही इसका निर्माण होता है। ये विशेष प्रकार का रात में मिलने वाला प्रकाश होता है। तापमंडल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस, इसकी सबसे आखिरी सीमा को हम आयन सीमा या ताप सीमा भी कह देते हैं। आपको वो चित्र भी दिखा देता हूं जिसमें बातचीत हम देख रहे थे। ये मीजोस्फीयर के बाद आयन मंडल, जिसमें अचानक तापमान बहुत बढ़ जाता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान। हाँ, इस आयन मंडल में, इस ताप मंडल में या आयन मंडल में ही जो स्पेस स्टेशन मैंने दिखाया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो लगभग इसी परत के आसपास ही रहता है, इसी परत के आसपास रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इसी परत के आसपास है। इस परत में और भी कई छोटी छोटी परतें मिलती हैं आयन की। लाल लालियो, यहां पर कई परतें मिलती हैं, यहां पर कई परतें मिलती है। सबसे पहली परत को डी परत, फिर ई परत, फिर एफ परत, और फिर DEFG परत कहते हैं। ई परत को कैनली हेविसाइड लेयर भी कहते हैं, कैनली हेविसाइड लेयर भी कहते हैं। एफ परत को एप्लीटन लेयर भी कहते हैं, एप्लीटन लेयर भी कहते हैं, एप्लीटन परत भी कहते हैं। जिस जमाने में हमारे पास सैटेलाइट नहीं होते थे, उस समय रेडियो का प्रसारण होता था, तो वो रेडियो का प्रसारण इन्हीं आयनीय परत के कारण होता था। इन परतों की खासियत है कि यह पृथ्वी से भेजे गए सिग्नल को वापस पृथ्वी पर भेजते थे। इस परत की खासियत है कि मान लीजिए इस परत में कोई सिग्नल, कोई फ्रीक्वेंसी भेजी, तो ये वापस पृथ्वी पर मोड़ देते थे। तो पुराने जमाने में जो रेडियो होते थे वो दिन की तुलना में रात में ज्यादा बढ़िया से काम कर पाते थे,
क्योंकि इन परतों में कुछ परतें रात में ज्यादा सशक्त हो जाती हैं। ई परत को केनली हेविसाइड लेयर कहते हैं, एफ परत को एपिल्टन लेयर कहते हैं वैज्ञानिकों के नाम पर। ये रेडियो, एक तो रेडियो मैसेज भेजने में मदद करते थे, लेकिन अब का जमाना नया है, अब एफएम आ चुका है एएम की जगह पर, तो हम इसमें आजकल सैटेलाइट का यूज करते हैं जो 24 घंटे बिल्कुल बढ़िया से सिग्नल को भेज सकते हैं। तो ये आ गया नॉक्टिलुसेंट 80 किलोमीटर तक, उसके बाद फिर 400 किलोमीटर तक आयन मंडल या तापीय मंडल कहते हैं। 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो जाता है यहां पर, 1000 डिग्री सेल्सियस तक का। ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है क्योंकि आयन के बनने की बातचीत है। और इसके बाद फिर बहिर्मंडल कहते हैं, इसकी कोई आउटर सीमा नहीं है, एक्सोस्फीयर की कोई बाहरी सीमा नहीं है। हम मान लेते हैं लगभग 1600 किलोमीटर तक मानते हैं, लेकिन ऐसी कोई आउटर सीमा नहीं है। फिर जितना बच गया सब बहिर्मंडल है, और वहां तापमान पुनः बढ़ने लगता है सूर्य से दूरी कम होने के कारण। एक्सोस्फीयर, यहां पर सैटेलाइट आपको बहुत सारे मिलेंगे, बड़ी संख्या में उपग्रह मिलते हैं इस जगह, इस लेयर में, एक्सोस्फीयर में। मीजोस्फीयर में आपको क्लाउड मिलते हैं, आयनोस्फीयर में आपको स्पेस स्टेशन मिलते हैं। तो इस चित्र में अगर आप टेम्परेचर को भी देखना चाहें तो टेम्परेचर ऊंचाई के साथ पहले घटता है, फिर कांस्टेंट, फिर उसके बाद पुनः बढ़ने लगता है, फिर पुनः घटने लगता है और -100 तक चला जाता है, फिर बढ़ने लग जाता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। ये -100 है, ये -80 है, ये 0 डिग्री है, फिर ये प्लस में चले जाइए। ये ऊंचाई का ग्राफ है। चित्र बनाना सीखिएगा, जितने चित्र बना पाओगे उतना आंसर खूबसूरत माना जाएगा। वायुमंडल की संरचना में वायुमंडल की 5 परतें हैं, और इन 5 परत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्षोभ मंडल, समताप मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परतें होती है। कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं जो हमारी टीम ने लाए, पर उसके पहले एक बार सारी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में होगी, उसके ऊपर वाले में हवाई जहाज उड़ाए जाएंगे, ट्रोपोपोज ओजोन के नीचे, जेट हो सकता है ओजोन के ऊपर चले जाए, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल जिसमें ओजोन परत मिलती है, मीजोस्फीयर जहां उल्का पिंड आग पकड़ लेते हैं या फिर नॉक्टिलुसेंट क्लाउड मिलते हैं, थर्मोस्फीयर यहां पर रात में चमकने वाला प्रकाश जो कि ओरोला बोरियोलिस, ओरोला ऑस्ट्रेलिस, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर कहते हैं, यहां पर स्पेस स्टेशन भी मिलता है। और उसके बाद फिर आ जाता है एक्सोस्फीयर, जहां पर हम कहेंगे कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, समताप सीमा, मध्य सीमा, आयन सीमा, इस तरीके से नाम। फिर हमने टेम्परेचर का भी एक ग्राफ बना दिया, टेम्परेचर कम होते जाता है, फिर बढ़ते जाता है, फिर कम हो जाता है और फिर बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। कुछ फैक्ट देख लीजिए। वायुमंडल की औसत ऊंचाई 1600 किलोमीटर तक मानी जाती है। 97% वायुमंडल का भाग मात्र 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई में मिलता है। 97% टोटल वायुमंडल का जो वेट है, वजन है, वो इतनी किलोमीटर पर ही है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 99% है। CO2 वाटर वेपर पृथ्वी की सतह से अधिकतम 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनका कोई अता पता नहीं होता है। मात्र 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 90% वाटर वेपर मिलता है। विषुवत रेखा पर वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा होती है। फिर कुछ फैक्ट और याद रखने हो। एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का 15.5 डिग्री सेल्सियस माना गया है, जो कि अब बढ़ चुका है, 15.5 की जगह 16, 16.5 तक चला गया है। पृथ्वी के तापमान का केवल सूर्य है। सीमित रूप से पृथ्वी की भूगर्भिक ऊर्जा, नीचे से निकलने वाली जो अंदर की ऊर्जा है, वो भी पृथ्वी को गर्म करने में मदद करती है। सूर्य लगातार अंतरिक्ष में ऊष्मा का विकिरण करता है, जिन्हें सौर विकिरण कहते हैं। और पृथ्वी पर जो सूर्यातप मिलता है, उसको सूर्य प्रकाश मिलता है, उसको सूर्यातप कहते हैं। हम जब कल पढ़ेंगे हीट, कल मतलब अगली क्लास में हीट बजट, तो उस पर चर्चा करेंगे। 6.5 डिग्री सेल्सियस को नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर कहते हैं। अगर यहां पर तापमान
ऊपर जाने पर घटने की जगह बढ़ने लग जाए तो उसको तापीय प्रतिलोमन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी हमें बस दो चीजें पढ़नी थी, वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कितनी बातें आपको नहीं मिली, क्या आपने नोट्स प्रॉपर बनाए या नहीं। सभी लोग प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, जिन्होंने पहले से बना के रखे हैं वे केवल अपडेट कर लीजिएगा, मतलब कोई नई चीज मिले तो वो लिख दीजिएगा, कोई ऐसी चीज जो इसके पहले नहीं थी, डायग्राम है, उनको कर दीजिएगा। तो अब अगले वीक में आज के ही दिन हम ज्योग्राफी की अगली क्लास देखेंगे, और अगली क्लास में हम क्या कवर करेंगे सर? अगली क्लास में हम मौसम जलवायु में अंतर, तापीय प्रतिलोमन और ऊष्मा बजट, तीन चीजों को कवर कर लेंगे। हुआ तो ताप पेटिया, टेम्परेचर बेल्ट देख लेंगे। तीन चीजें चार चीजें अगले क्लास में कवर कर लेंगे, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कवर करना। तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, और जल्द ही आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास पर मैं लेकर आने वाला हूं पॉलिटी और हिस्ट्री की किताब, उसे भी आप कवर कर सकते हैं। तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बस आप शेयर लाइक जरूर करिएगा, इतनी सी डिमांड है, बहुत मदद मिल जाएगी उससे।